20 तो देख मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ओके सर। हाँ, तो मैं आई थिंक उसका वीडियो अपलोड करना रह गया है ना। तो 20 तो मैंने पूरा डिस्कस किया है डिटेल में, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। पर मैं मोटा मोटा तेरे को आइडिया दे देता हूँ बस, कि जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हुआ है। ठीक है। नॉर्मल सिनेरियो में आपको बैलेंस यस शीट दी सर। होती है। यस सर। तो कैश फ्लो के क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट तो दी ही होगी। इस क्वेश्चन में आपको साथ में स्टेटमेंट ऑफ P&L दे दिया है। अगर आप देखो नीचे, वो जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो एक तरह से बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है। यस सर। नॉर्मली आपको पूरी बैलेंस शीट दी होती है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, तो सिर्फ उससे रिलेटेड जो आइटम है वो दे रखी है, सारी नहीं दी हुई। ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब स्टेटमेंट ऑफ P&L से कैसे यूज करेंगे? तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से हम आइटम निकालेंगे जो हमारी एडजस्टमेंट्स में दी होती थी। तो जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड रिसीट, ये ओके एडजस्टमेंट सर। में बताया होता था। तो मैं यहाँ पता चल रहा है नोट्स टू अकाउंट से। इसी तरीके से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चल रही है, जिसको हम यूज करेंगे एज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन। यस सर। ठीक है। तो ये डिटेल में मैंने बता रखा है, पूरा एक एक आइटम के बारे में ढंग से डिस्कस किया हुआ है, तो उसको वीडियो को देखियो, वहां से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 21 डिस्कस कर लेते हैं। 21 में कहाँ दिक्कत है ये बताओ। सर मशीनरी अकाउंट बनाया है तो उसमें प्रॉब्लम आ रही मेरे को भेजो क्या बनाया है। भेजा है तूने मेरे को? है। सर अभी भेजती हूँ भेजती हूँ। हाँ, भेज भेज। अरुणिमा बेटा, आपका कोई डाउट है जब तक शगुन भेज रही है? नो सर। मैं हो गए सर। सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? यस सर। और तेरा पेपर वगैरह कैसा रहा प्री बोर्ड का? सर अभी हुआ नहीं है। अभी नेक्स्ट मंडे है। अभी नेक्स्ट कमिंग मंडे मंडे। तो तैयारी हो गई है उसकी? हाँ मैंने स्टार्ट कर दिया है। पार्टनरशिप थोड़ी सी होगी मतलब मैं दो बुक साथ में कर रही हूँ क्योंकि मुझे बुक 3 इजी लगती है और बुक 1 में बहुत डिफिकल्टी होती है तो फिर वो फिर एक साथ कर रही हूँ फिर साथ में हो विच इज जाएगा ओके। सारा। विच इज ओके, सी इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैसे कंफर्टेबल है। हाँ, आई एग्री, बुक वन मुश्किल लगती है, क्योंकि उसका एक रीजन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। एक तो उसको करे हुए बहुत टाइम हो गया है ना। और दूसरा रीजन होता है कि उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत है एज कम्पेयर टू एनी अदर बुक। बुक टू और बुक थ्री छोटी छोटी है। यस एक सर। इसीलिए वेटेज भी उनकी कम है, तो एक तरह से डबल है ना बुक। जो बुक वन है वो पूरी डबल है एक तरह से दोनों की। तो आई एग्री, बुक बुक वन, और अगर आप ऐसे साथ साथ चला सकते हो तो इट इज वेरी गुड, आप साथ साथ कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बुक वन में भी कोई डाउट हो पार्टनरशिप वगैरह में, यू कैन आस्क मी दैट एज वेल। सर और अभी तक आप तो नहीं पर पूछ लूंगी। रिवाइज कैसे कर रहे हो? आपके शुरू के कुछ चैप्टर्स बुक वन में मेरे साथ नहीं हुए थे, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ मैं तो बुक 2 से ही स्टार्ट किया था ना इधर। हाँ, तो फिर वो बुक बुक वन का कैसे कर रहे हो? बुक वन का आपने देखा उसमें पुराना? हाँ वो सब तो टर्म 1 में ही देख लिए थे पर अब जो तो मतलब प्रॉब्लम्स वीडियोस जो आपने देखे हुए बुक कॉन्सेप्ट। वन के? हाँ देखे हुए हैं। तो उसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं सब समझ अब में आ गया था? यस सर। जो टर्म 1 में मेरे जैसा पेपर गया था और उसके हिसाब से जो मेरी गलती हुई थी अब मैं उसके हिसाब से ही कॉन्सेप्ट वाली वो जो वीडियोस हैं वही देखूंगी बस।
कि हाँ सारे बिल्कुल मतलब बिल्कुल, देखो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो आई एम विद यू। और ये चीज मैं सबके लिए दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ। देखो कभी भी आपको रिवाइज करना है तो आपको वीडियोस देख के रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपको कोई टॉपिक बिल्कुल भी याद नहीं हो। क्योंकि अगर आप दोबारा वीडियोस देखने बैठ जाओगे ना, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू, अच्छा रिवाइज कैसे करना है, बुक उठा के नहीं बैठ जाना है, मेरे नोट्स को उठाओ। जो आपने अपनी कॉपी बनाई है जहाँ पे आप लिखते हो, जो क्लास में मैं लिखवाता हूँ, जो नोट्स लिखते हो, उसको उठाओ। और अब यहाँ पे काम आता है, अगर आपने दो अलग अलग कलर के पेन यूज करे हैं या दो अलग अलग कॉपियां बनाई हैं, एक तो होता है जो मैं क्लास में लिखवा रहा हूँ और एक होता है जो आप होमवर्क करते हो। तो अगर वो अलग से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्लास में मैंने क्या कराया, तो इजी हो जाता है रिवाइज करने में। ठीक है, तो जब भी रिवीजन करनी हो, हमेशा पहले जो कॉन्सेप्ट क्लास में किया है उसको उठाओ, उसको रिवाइज करो, उसको देखो। एक सेकंड का, हाँ, उसको देखो कि भाई सर ने क्या बताया था, क्या कॉन्सेप्ट था। एंड देन वंस यू आर कंफर्टेबल, जब वो रिवाइज हो जाए, याद आ जाए कि क्या कॉन्सेप्ट बताया था, देन उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस करके देखो, देखो पता चल जाएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। गाइस एक सेकंड दे रहा हूँ मेरे को, बस एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी गाइस। तूने भेजा नहीं भाई अभी तक, कहाँ चली गई शगुन? सर समझ आ गया, गलती मेरे से हो रही थी तो करके देखा है वापस से। तो पहले देख लिया कर, क्या गलती कर रही थी? सर कैलकुलेशन हो रही थी गलत। ओके। प्रत्युष एंड स्निग्धा, बेटा कोई डाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट में? एंड प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लो यार। हाँ प्रत्युष। सर मेरा एक डाउट था। तो बुक के एग्जाम्पल्स में हम्म। जहाँ पे सब सब सो जनरली जब डिबेंचर्स की वैल्यू कम हो रही है, एग्जाम्पल बता तो पहले। एग्जाम्पल 61, पेज इलस्ट्रेशन नंबर, 61, पेज नंबर। 5.81। 5.81। हाँ बेटा। इस वाले क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिडेम्पशन ऑफ 9% डिबेंचर्स दिया है। राइट। और इसकी प्रीवियस वाली इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 60 में हम्म। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखा है पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स। एक ही बात है यार। सो हाँ, वही क्वेश्चन था कि सेम चीज है ना। हाँ हाँ, एक ही बात है। वो उन्होंने वहाँ पेमेंट वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया, बात तो सेम ही है। ठीक है ना, आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिख सकते हो, डिक्रीज इन डिबेंचर लिख सकते हो। अल्टीमेटली तो आप पेमेंट ही कर रहे हो डिबेंचर होल्डर्स को वापस। इफेक्ट तो दोनों जगह सेम ही लिया होगा, दोनों जगह देखो माइनस ही कर रखा है ना। तो वो तो सिर्फ लैंग्वेज लिखने की बात है, अदरवाइज ट्रीटमेंट तो सेम ही है। मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ बेटा बिल्कुल पूछो। उसी इलस्ट्रेशन 61 में मुझे ये नहीं समझ आया कि उन्होंने प्रेफरेंस डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करें, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया तो इक्विटी डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ओके, देखते हैं जरा क्या लिखा है।
मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ जरा एक बार, हाँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इसमें इंटरिम डिविडेंड की बात कहाँ पे करी हुई है? एक एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है। Okay, the company declared and paid interim dividend on equity shares at 40 per share out of general reserve। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ जनरल रिजर्व। पहली दो चीजें। पहला स्टेप, हमें कैसे पता चल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना है? एक तो सवाल ये आना चाहिए दिमाग में, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि आपने इंटरिम डिविडेंड दिया इक्विटी शेयर्स को। मैंने इंटरिम डिविडेंड बताया था, वो सिर्फ इक्विटी को ही मिलता है। ठीक है, लिखा भी है साथ में इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो इंटरिम डिविडेंड दिया इक्विटी शेयर्स को, तो इसका मतलब फिर प्रेफरेंस को भी डिविडेंड दिया होगा। तो ये ऑटोमेटिक हो गया, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब आपका जो सवाल है वो ये है कि भाई जब हम एडजस्टमेंट करते हैं ट्रिप वाली, जब हम नेट वो लिखते हैं क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, उसके बाद ऐड करते हैं ट्रिप, तो वहां पे हमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी ऐड करना होता है और हमें इंटरिम डिविडेंड भी ऐड करना होता है। दोनों ही डिविडेंड आपको ऐड करने चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने प्रेफरेंस डिविडेंड तो ऐड किया है लेकिन इंटरिम डिविडेंड ऐड नहीं किया। ऐसा क्यों? उसका रीजन है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इंटरिम डिविडेंड आपने जनरल रिजर्व से दिया है, ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट में से नहीं दिया है। एंड इफ यूल सी आपका जनरल रिजर्व कम हो रहा है। इंटरिम डिविडेंड है कितना जो दिया है? 40 पर शेयर। 40 पर शेयर के हिसाब से कितना निकलता है? 2,40,000। आपको कितना कैलकुलेशन कैसे आया? 40 पर शेयर। इंटरिम डिविडेंड 240 आया कैसे? पर शेयर कैसे पता चला आपको कितना है? एक शेयर कितने का है? कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। टोटल 3 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास, एक शेयर कितने का, ये कैसे पता? अज्यूम किया है 100। हाँ, अब आइडियली क्वेश्चन में देना चाहिए। मैं ये स्टेप्स इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ, आपने तो कर लिया क्वेश्चन, आपको भी पता है 240 कैसे निकालना है, जो पढ़ रहे हैं अभी साथ में उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि ये दिक्कतें आएंगी जब क्वेश्चन करोगे। तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि एक शेयर कितने का है। ठीक है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो आपने अगर अज्यूम किया 100 का, तो इसका मतलब 3,000 शेयर हो गए। सर हम 3 लाख से करेंगे कि 6 लाख से करेंगे? कब किया आपने? इंटरिम डिविडेंड दिया ड्यूरिंग द ईयर। अब अगेन उस पर डिपेंड करता है कि आपने शेयर्स कब इशू करे। तो इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, तो साल के शुरू में ही हो गए। तो इसका मतलब फिर तो आप पूरे 6 लैक्स पे करोगे, क्योंकि आपने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया, हालांकि डिविडेंड डिक्लेयर की डेट ही नहीं दे रखी इंटरिम डिविडेंड, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर किया है ना, साल के बीच में। और आपके साल के शुरू में ही 6 लाख हो चुके हैं। अगेन बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर दे नहीं रखी, नहीं तो क्लियर देना चाहिए कि किस डेट पे आपने इशू। तो हम 6 लैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो 6 लैक्स के कितने शेयर्स हो गए टोटल? 6,000 शेयर। तो 6,000 × 40 करा आपने, 2,40,000 आ गया। अरुणिमा, स्निग्धा, शगुन, 2,40,000 कैसे निकला, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। स्निग्धा, ओके। सो 2,40,000 आपको अमाउंट तो आ गया। अब देखो, अगर आप जनरल रिजर्व देखोगे, 375 से कम होके 135 हो रहा है। ठीक है, तो वो जो रिड्यूस हो रहा है उसमें एक रीजन यही है कि आपने जनरल रिजर्व को यूटिलाइज किया फॉर पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। अगर आप माइनस करोगे तो यही डिफरेंस आ रहा है 2,40,000 का, चेक करो। यस सर, 2,40,000। वही आ रहा है ना, तो वो उसका रीजन यही है कि आपने यहाँ पे यूटिलाइज किया है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आप क्या डिक्रीज इन जनरल रिजर्व को कहीं लेके गए अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में? वो उसमें भूल रहा हूँ।
कहाँ लेके ट्रांसफर गया? फ्रॉम रिजर्व, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व। वो जब बढ़ रहा होता है तो आता है, जब डिक्रीज हो रहा है। ट्रांसफर टू रिजर्व तो तब होगा ना जब आप रिजर्व में लेके जा रहे हो, तो आप नेगेटिव लेके गए होगे, वो ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व हो गया एक तरह से, आप ये ट्रीट कर रहे हो। आप नेगेटिव लेके जा रहे होगे, -2,40,000 वहां पे, है ना? तो एक यस वहां सर। नहीं, वहां पे नहीं जाएगा ये, क्योंकि देखो उसका मतलब क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व होता है अगर आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से रिजर्व में लेके जा रहे हो। और अगर मान लो ये एडजस्टमेंट नहीं दी होती, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है प्रत्युष, अगर मान लेते हैं ये एडजस्टमेंट नहीं दी होती कि हमने इंटरिम डिविडेंड दिया है जनरल रिजर्व से, तो हमें तो पता नहीं होता कि जनरल रिजर्व कम क्यों हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जनरल रिजर्व से हम वापस स्टेटमेंट ऑफ P&L में लेके गए होंगे, यानी ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर हम ये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमने वापस से ट्रांसफर किया होगा। तो फिर आपकी एडजस्टमेंट ठीक होती कि जो आप -2,40,000 कर रहे थे, इट वाज ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व बैक टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। लेकिन इस क्वेश्चन में बता रखा है कि 240 का यूज कहाँ हुआ है, फॉर पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो ये आपस में दोनों एडजस्टमेंट नलीफाई हो जाएगी, ये दोनों एडजस्टमेंट नलीफाई हो जाएगी। आपने जो किया होगा, आपने किया होगा 2,40,000 ट्रिप के आई में दिखाया होगा, और -2,40,000 ट्रिप के टी में दिखाया होगा। यस सर। आंसर आपका भी मैच कर रहा होगा, लेकिन वहां पे हम नहीं दिखाएंगे, उसका लॉजिक मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि ये जनरल रिजर्व से आप विड्रॉ कर रहे हो, ना कि स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो इसीलिए ये आपस में दोनों एडजस्टमेंट नलीफाई हो गई। ना आप कोई इफेक्ट लोगे इंटरिम डिविडेंड का वहां पे, पहला वाला इफेक्ट की बात करो, दो होते हैं ना इफेक्ट, एक तो फाइनेंसिंग में जाता है, वहां तो जाएगा ही जाएगा। तो ये जो एक इफेक्ट है वो इससे नलीफाई हो जाएगा, किसके साथ? जनरल रिजर्व के साथ। तो जनरल रिजर्व की डिक्रीज का कोई इफेक्ट नहीं लोगे, वो नलीफाई हो गया इंटरिम डिविडेंड के साथ। इंटरिम डिविडेंड का सेकंड इफेक्ट लोगे जो कि जाएगा फाइनेंसिंग में माइनस में। क्लियर हो गया प्रत्युष? यस सर। सो अगर हमें नहीं दिया तो हम अज्यूम करें कि वो प्रॉफिट एंड लॉस के सरप्लस से ही हम पे करते हैं हाँ हाँ, इंटरिम बिल्कुल डिविडेंड। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, फोर्थ पॉइंट नहीं लिखा होता, तो जो आप कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। अगर ये फोर्थ पॉइंट नहीं ओके। दिया होता ना कि या दिया होता, ये नहीं लिखा होता, आउट ऑफ जनरल रिजर्व नहीं लिखा होता, देन योर आंसर वॉज 100% करेक्ट। तो फिर आपने बिल्कुल ठीक किया था कि 2,40,000, फिर हम अज्यूम करते कि जनरल रिजर्व को हमने वापस ट्रांसफर किया होगा P&L में। तो हमने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर क्या था, फ्रॉम फ्रॉम जनरल रिजर्व में लिख दिया, और इंटरिम डिविडेंड को आपने ट्रिप के आई में लिख दिया। फिर आपका बिल्कुल ठीक था। ओके सर, थैंक यू। और बताओ, और कोई डाउट? एक और था, मैं बस ढूंढ रहा हूँ। हाँ निकालो बाकी। स्निग्धा, अरुणिमा, कोई डाउट बेटा? तो सर स्निग्धा, सारे क्वेश्चंस हो गए बेटा कैश फ्लो के? सर बस दो लास्ट के दो बचे हैं। बीच वाले शुरू के जो थे? यस सर वो हो गए। ओके। मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 20 बताया था, स्टेटमेंट ऑफ P&L से किस तरीके से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो प्लीज वो वीडियो देख लेना, मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, अभी अपलोड करनी रह गई थी। ठीक है? इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका नॉर्मली बैलेंस शीट दी होती है, उसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L है, और स्टेटमेंट ऑफ P&L से फिर किस तरह से यूज करना है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है? एंड सेकेंड थिंग, आप जैसे फॉर्मेट मैंने बताया वैसे ही कर रहे हो स्निग्धा? कुछ क्वेश्चन वैसे करे थे बट मेरे को थोड़ा मैम वाला इजी लगा, और म, वैसे ही मैंने शुरू के भी क्लास में भी वैसे ही करे थे, तो उसी फ्लो में फिर मैंने वो कर दिए। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि अब कहीं फंसोगे तो मैं फिर हेल्प कैसे करूंगा, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग है। जैसे अगर आई एम नॉट श्योर, मेरे को आइडिया नहीं कि आपका मैम का तरीका क्या है, किस तरीके से वो कर रही है। बट चलो ठीक है, अगर आपको वो कंफर्टेबल लग रहा है, आई हैव नो प्रॉब्लम टू लेट यू कंटिन्यू विद दैट, बट लेकिन फिर क्वेश्चन ठीक होने चाहिए और टाइम कम लगना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ओके सर। ठीक है? अगर आप कहीं फंस रहे हो, आप इसकी वजह से अटक जाते हो, देन यू माइट हैव टू चेंज योर, क्या बोलते हैं, यू माइट हैव टू चेंज योर मेथड। ठीक है? तो इसलिए एक बार ये देख लो, पहले कंफर्म कर लो कि आपको ये दिक्कत ना हो आगे जा करके, क्योंकि
at the end of the day you should not take more than 15 minutes in this question at all. ठीक है? हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? शगुन, अरुणिमा? हाँ प्रत्युष, बताओ बेटा। सर इलस्ट्रेशन नंबर 60 में हाँ, तो वहां पे नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 2010% डिबेंचर्स लिखा है। 60 इलस्ट्रेशन 60 राइट? हाँ मिल यस, गया। तो इसको मैंने इम्प्लाइड एडजस्टमेंट में लिया, लेकिन क्वेश्चन का जब मैंने फिर आंसर देखा तो उसमें वर्किंग नोट्स में उन्होंने लिखा था कि दे आर नॉट टेकिंग 10% डिबेंचर्स का इंटरेस्ट। उसका रीजन क्या है? देखो उन्होंने अजम्पशन लिखी हुई है, इट इज अज्यूम्ड, अज्यूम लिखा हुआ है ना, इट इज अज्यूम 10% डिबेंचर हैव बीन रिडीम्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो उन्होंने अजम्पशन लिया है कि आपने साल के शुरू में ही रिडीम कर दिया है, सो दिस इज एन अजम्पशन दे हैव टेकन। नॉर्मली हम अजम्पशन क्या ले रहे होते हैं? हम अजम्पशन ले रहे होते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो साल के एंड में हो रही है, तो हम इंटरेस्ट निकाल रहे होते हैं ऑन द ओपनिंग बैलेंस। ठीक है? तो इन्होंने अजम्पशन ले रखी है, वो इन्होंने लिख दी है। अगर आप अजम्पशन ले रहे हो कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी है वो साल के एंड में करी है, आपको नहीं बताया ना कि डिवेंचर कब रिडीम हो रहे हैं, क्वेश्चन में बताया कब रिडीम हो रहे हैं, डेट बताइए। नो सर। सो यू हैव टू टेक एन अजम्पशन। इन्होंने अजम्पशन ये लिया, अगर आप अजम्पशन ले रहे हो कि साल के एंड में रिडीम हो रहे हैं, तो आप वो अजम्पशन लिख दो, आपका आंसर भी ठीक है। आपका आंसर मैच नहीं करेगा इसके साथ आपने, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसका भी इफेक्ट लिया होगा। ठीक है? बट हाँ, आपका आंसर अपने आप में ठीक होगा। तो बस हमें बस एंड में लिख देना होगा कि इट इज बिल्कुल अज्यूम्ड असम्पशन दैट। लिख देना। हाँ, इट इज ठीक है। अज्यूम्ड। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको असम्पशन लेनी पड़े। आइडियली इसमें लिखा होना चाहिए। ठीक है? हमें ये चेक करना होता है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। हमें ये थोड़ी ना चेक करना है कि स्टूडेंट क्या असम्पशन लेता है। असम्पशन होना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि जो भी सिचुएशन है वो हमें सिचुएशन क्लियर बताओ। भाई देखो एट द एंड ऑफ द डे है क्या, प्रैक्टिकली थोड़ी ना कोई असम्पशन चल रही होती है। प्रैक्टिकली तो क्या होता है, जो है वो फैक्ट है, फैक्ट सामने होगा। हमें पता होगा कि हमने डिवेंचर कब रिडीम करें, स्टार्टिंग में करें, बीच में करें, साल के एंड में करें। तो फिर यही बात स्टूडेंट को बता दो ना कब करें, ताकि वो कंफ्यूजन ही ना रहे। वो जबरदस्ती अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। तो इसीलिए अजम्पशन की चीज है, यहाँ क्वेश्चन में साइलेंट था इसलिए अजम्पशन की लिया गया। अब अजम्पशन आपके दिमाग में जो आ रही है वो आप ले सकते हो। तो, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये अजम्पशन ली कि अ, हमने साल के शुरू में ही रिडीम कर दिया। इन्होंने इजी कर लिया अपने हिसाब से। ठीक है? ठीक है सर। और बताओ। आप भी अगर बस करोगे ये तो उसके दो इफेक्ट लोगे, आंसर आपका लास्ट में मैच करेगा। एंड आई एम हैप्पी प्रत्युष, मुझे ये जो तू डाउट्स पूछ रहा है ना, ये डाउट सुन करके ये समझ में आ गया कि इलस्ट्रेशंस तूने पहले खुद करी है और उसके बाद तूने मैच कराया। सो आई एम हैप्पी दैट वे। ये नहीं है कि आप सिर्फ इलस्ट्रेशंस के आंसर्स को देख रहे हो क्वेश्चन के साथ साथ, ऐसे नहीं करना है। इलस्ट्रेशन हमेशा कभी भी प्रैक्टिस करनी है तो हमेशा पहले क्वेश्चन को देखो इलस्ट्रेशन के, उसको खुद करो पूरा, एंड देन उसके बाद अपने आंसर को क्वेश्चन के आंसर से, सॉल्यूशन से मैच करो। फिर देखो कि हाँ, हमने ठीक किया क्या। जब तक आप खुद नहीं करोगे तो इस तरह से डाउट्स नहीं निकल के आएंगे। और कोई डाउट? मेरा वैसे एक डाउट था कि हाँ हाँ। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता क्या है? होता क्या है? ओके, पहली बात तो ये आया कहाँ है, ताकि बाकी बच्चों को भी रिलेट हो सके। इलस्ट्रेशन 60 में ही है, डिविडेंड 60 में ही है? डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कहाँ लिखा है? ओके, सेकंड पॉइंट देखो। एडजस्टमेंट नंबर 2। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या लिखा है? इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 15,000 टुवर्ड्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो फिर तेरे को इसका ट्रीटमेंट पता चल गया, इसका ट्रीटमेंट भी अलग होगा अगर ये आया है तो। इसी इसी की वजह से मेरा आंसर वैसे एंड में आया नहीं, तो मैंने फिर मैम कोई से बात। पूछा। तो तूने मेरे से अभी क्यों नहीं पूछा सेकंड पॉइंट से, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? चलो मैं समझाता हूँ।
गाइस देखो, ध्यान से सुनेंगे। अगेन आइडियली मेरे हिसाब से ये आना नहीं चाहिए था तुम्हारे कोर्स में, क्योंकि जब तुम्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बताया नहीं है तो फिर अननेसेसरी इसको क्यों डाला। तो डालना नहीं चाहिए था, पर ठीक है, डाला हुआ तो अब मुझे बताना पड़ेगा। दो तीन तरह के टैक्सेस होते हैं। इनकम टैक्स समझ में आता है। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स होता है जो आप इनकम अर्न करते हो उसके ऊपर जो टैक्स देते हो, ठीक है। तो जो कंपनी इनकम अर्न करती है, कंपनी उसके ऊपर टैक्स देती है। तो जो हम टैक्स पेड और टैक्स प्रोविजन मेड ये जो बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो इनकम टैक्स ही तो है, कि हम पहले इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं और फिर बाद में इनकम टैक्स एक्चुअली पे करते हैं। तो वो दो अलग अलग चीजें हम कंसीडर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है प्रत्युष? इनकम टैक्स वाली पॉइंट क्लियर होगी। अब इनकम टैक्स जो हम पे कर रहे हैं, जैसे होता कैसे, अब कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ने पूरे साल में 1 लाख रुपया कमाया, ठीक है। उसके ऊपर उसने टैक्स कैलकुलेट किया, कितना टैक्स बनता है। सपोज करो 1 लाख के ऊपर 30,000 रुपए का टैक्स बनता है, तो फिर वो 30,000 रुपए का टैक्स देगी, ठीक है। वो 30,000 का टैक्स कैसे देगी? कुछ टैक्स तो सरकार पहले ही काट लेती है, जिसको हम कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स। जिस समय आपको पेमेंट मिल रही होती है उससे पहले ही वो टैक्स कट जाता है। विद होल्डिंग टैक्स या टीडीएस भी कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दोनों का मतलब सेम होता है। आपने ये चीज की भी थी, कॉन्सेप्ट किया भी था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहाँ पे किया था? डिबेंचर के इंटरेस्ट में, कि जब हम डिबेंचर होल्डर को पे कर रहे होंगे तो उसका टैक्स काट लेंगे, ठीक है। तो ये सेम चीज कंपनी के केस में भी होती है। तो एक आपने सुना होगा विद होल्डिंग टैक्स या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको टीडीएस भी कहते हैं। तो वो सिर्फ क्या है? वो भी इनकम टैक्स ही है, पर वो क्या है कि आपका ड्यूरिंग द ईयर ही कट गया। तो सपोज मेरा 30,000 की टोटल टैक्स लाइबिलिटी आई, 30,000 पे करना है, तो उसमें से विद होल्डिंग टैक्स ऑलरेडी 10,000 कटा हुआ है, तो मुझे अब कितना और पे करना है? 20,000, ठीक है। तो ये आउटफ्लो डिटरमाइन करता है। इसी तरीके से क्या होता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब ये क्या होता है? जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, जब कंपनी डिविडेंड देती है, तो वो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी होती है कि वो ये टैक्स पे करे, ठीक है। हालांकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब खत्म हो चुका है, पहले हुआ करता था, तो अगेन इस वजह से अभी आना नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी पड़ा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड इनकम किसके लिए है प्रत्युष? शेयर होल्डर्स। वेरी गुड, शेयर होल्डर्स के लिए। तो आइडियली तो इसके ऊपर टैक्स किसको देना चाहिए? शेयर होल्डर्स को। लेकिन जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उन्होंने किसके ऊपर लाइबिलिटी डाल दी थी? कंपनी के ऊपर। अगेन बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि टैक्सेशन अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जिसको आप ग्रेजुएशन में जाके पूरा डिटेल में सीखोगे। अभी सिर्फ एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बुक में ये क्वेश्चन आ गया, इसलिए थोड़ा सा आइडिया दे। तो ये चीज तो क्लियर हुई कि ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किसके ऊपर पे हो रहा है? जो डिविडेंड आप पे कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर टू योर शेयर होल्डर्स, ठीक है। जो डिविडेंड आप पे कर रहे हो टू योर शेयर होल्डर्स, वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड क्या होती है? फाइनेंसिंग। तो उससे रिलेटेड अगर कोई टैक्स है तो वो भी क्या होगा? वो भी फाइनेंसिंग में जाएगा, ठीक है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई टैक्स होगा तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। क्वेश्चन में आपको बोला है टोटल टैक्स जो आपने पे किया 15,000, सॉरी टोटल जो टैक्स पे किया है कितना है? 80,000। 80,000। उसमें से 15,000 हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी आपने पे किया है। तो आपको उस 80,000 में से 15,000 को अलग करना पड़ेगा और उसको फाइनेंसिंग में लेके जाना पड़ेगा। समझ आया मेरी बात? तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? 80,000 के दो पार्ट्स हो गए। एक 15,000 जो कि जाएगा फाइनेंसिंग में। इसको देखो, फाइनेंसिंग में लेके गए हैं क्या ये? डिविडेंड यस डिस्ट्रीब्यूशन सर। टैक्स को लिखा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स फाइनेंसिंग, क्योंकि ये यस टैक्स सर। फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर लगाया गया है, ठीक है। तो अगर कोई टैक्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग में जाएगा, जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड था वो ऑपरेटिंग में जाएगा, जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड था वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। अभी मैं इन्वेस्टिंग वाले से रिलेटेड भी एक टैक्स होता है वो भी बताऊंगा। पर यहाँ तक क्लियर हुआ? और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ होगा? टैक्स पेड जो लिया होगा वो उन्होंने कम ले लिया होगा, 80 में से 15 गया, कितना बचा? 65। तो 65,000 इन्होंने टैक्स पेड लिया होगा, जो आप डब्ल्यूसीसी के बाद माइनस करते हो। क्लियर हो गया प्रत्युष? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। सो इन नट शेल वापिस आते हैं।
एक तो होता है नॉर्मल इनकम टैक्स। अगर सिर्फ इनकम टैक्स लिखा है तो आपने करा हुआ ऑलरेडी उसका जो ट्रीटमेंट। लास्ट ईयर पेड करंट ईयर मेड वाला लास्ट ईयर पेड जाता है आपका WCC के नीचे, और करंट ईयर मेड वाला जाता है ट्रिप के टी में। ठीक है, तो ये तो आपको आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई टैक्स ऐसा दे रखा है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है या फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो वो रिस्पेक्टिव एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, उसकी पेमेंट रिस्पेक्टिव एक्टिविटी में जाएगी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए वो फाइनेंसिंग में गया। अब एक और बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। है, ये भी इनकम टैक्स ही है। ये भी इनकम टैक्स होता है, लेकिन ये किसके ऊपर होता है? जो आप ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल गेन अर्न करते हो। कैपिटल गेन किस पे होता है? ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ऑन सेल ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर कोई आप एसेट बेचते हो, बिल्डिंग बेची, उस पे जो गेन हुआ वो कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। या आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेची, शेयर्स बेचे, डिवेंचर बेचे, उसके ऊपर अगर कोई गेन हुआ तो वो कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। अब क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, तो अगर इससे रिलेटेड कोई टैक्स लगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो रिस्पेक्टिव एक्टिविटी में जाएगा। समझ आया? क्लियर हो गया? तो आप नट शेल में ये समझो, तीन तरह के टैक्स मैंने बोले। एक तो नॉर्मल इनकम टैक्स, दूसरा मैंने बोला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और तीसरा बोला कैपिटल गेन टैक्स। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जाएगा फाइनेंसिंग में, कैपिटल गेन टैक्स जाएगा इन्वेस्टिंग में। विद होल्डिंग टैक्स या TDS जो बोला था वो तो सेम वो इनकम टैक्स ही है, बस वो फर्क क्या है उसमें कि आपने पे नहीं किया, पहले ही कट गया। वो मैंने सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आपको कभी बाई चांस वो भी लिखा हुआ मिल जाए तो आपको डाउट ना हो। और कोई डाउट बेटा प्रत्युष? एक और था, मैं वो हाँ, बहुत पिछले वाली इलस्ट्रेशन में बस ढूंढ रहा हूँ। ढूंढो, निकालो निकालो। अरुणिमा, स्निग्धा, शगुन, कोई और डाउट? देखो देखो, तुम भी ढूंढो कोई डाउट तो। कोई डाउट नहीं है? चलो आज क्लास खत्म जल्दी हो जाएगी फिर। हाँ, हाँ प्रत्युष, मिला बेटा? हाँ, 59 में ही था। बताओ बेटा। इलस्ट्रेशन 6 में दिया है, board had proposed final dividend for the previous year. The shareholders did not approve the proposed dividend. ओके, क्या लिखा? बोर्ड हैज प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर 10%, लेकिन शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया कि नहीं, कोई डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली डिविडेंड तो कोई डिक्लेयर हुआ ही नहीं। फिर इसमें तो कुछ होगा नहीं, लाइक कुछ इसका नहीं कोई होगा। कुछ अगर नहीं मैंने होगा। आप और ये चीज तभी समझ आती है जब आपने वो पहले वाली क्लास में ढंग से समझा हुआ है कि स्टेजेस क्या होते हैं। पहले बोर्ड डिक्लेयर करता है, जब डिक्लेयर करता है तो कोई एंट्री नहीं होती। जब कोई एंट्री ही नहीं हुई तो हमारे अकाउंट्स पे कोई इफेक्ट ही नहीं गया। उस समय तक सिर्फ क्या है, हम नोट लिख देते हैं कि भाई बोर्ड ने इतना प्रपोज किया है, तो इट माइट मे और मे नॉट हैपन। वो सिर्फ अभी कंटिजेंट लायबिलिटी है। और फ्यूचर में हुआ क्या? शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, नहीं हमें कोई डिविडेंड नहीं देना, हमें पैसों की जरूरत है कंपनी के अंदर ही है, वट एवर रीजन, अभी डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो फिर हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और जो प्रपोज डिविडेंड की ट्रीटमेंट होती है वो किसकी होती है? जब डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका होता है। ठीक है, तो इसका कोई इफेक्ट, ओके मेरे हिसाब सर। से इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा। देखो लास्ट में लिखा भी है 6 पॉइंट, द शेयर होल्डर डिड नॉट डिक्लेयर द प्रपोज डिविडेंड सिंस इट वाज नॉट डिक्लेयर, इट वाज नाइदर अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉर पेड ड्यूरिंग द ईयर, हेंस इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इट इज नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, और बताओ।
देखो ये कितने अच्छे अच्छे पॉइंट निकल निकल के आ रहे हैं, जितनी इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करोगे हर इलस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ निकल के आएगा। हाँ शगुन। सर क्वेश्चन नंबर 37 में एडजस्टमेंट थर्ड उसका बता दो एक बार। क्वेश्चन 37। यस सर 37। During the year, Jalco Limited issued bonus shares in the ratio 5:1 by capitalizing reserve. तो इसका मतलब है कि आपने बोनस शेयर इशू करे हैं 5:1 की रेशियो में। 5:1 का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, सर 5 अप्लाइड करे होंगे तो 1 अलॉट हुआ होगा। 5 शेयर्स के ऊपर एक शेयर का एक बोनस शेयर दिया है। 5:1 का मतलब होता है 5 बोनस शेयर के ऊपर एक बोनस शेयर दिया है। तो अगर शगुन तेरे पास 5 शेयर थे तो तुझे एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा फ्री में। तो टोटल शेयर कितने इशूड है 31 मार्च 2021 को? नंबर ऑफ शेयर तो पता नहीं है, अमाउंट ऑफ शेयर बता कितने हैं टोटल? 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं 2021 में। यस सर 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपीज के शेयर्स हैं 31 मार्च 2021 को। तो अगर 5 के बदले एक मिल रहा है तो 10 लाख के बदले कितने मिलेंगे? 2 लाख रुपए के शेयर्स। यूनिटरी मेथड। 5 के बदले एक है तो एक के बदले यस वन सर। बाय फाइव और 10 लाख के बदले 10 लाख इंटू 1/5। यानी दो यस लाख सर। रुपए के शेयर्स आपने इशू करे होंगे ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर्स। तो क्वेश्चन सिंपल अगर लिख सकता था तो ऐसे भी लिख सकता था, ड्यूरिंग द ईयर जालको लिमिटेड हैज इशूड ₹2 लाख बोनस शेयर्स। लेकिन वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए 5:1 कर रहा है। पहली चीज ये समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, दूसरी चीज आगे क्वेश्चन कह रहा है कहाँ से उसने इशू किया है? बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व, रिजर्व को यूज करके, जैसे कि पीछे के क्वेश्चंस में आया था जनरल रिजर्व को यूज करके। ठीक है, ओके जो सर। प्रत्युष ने पूछा था। अब यहाँ पे होगा क्या? अब देखो इसका इफेक्ट क्या होगा। इक्विटी शेयर 12 लाख हो रहे हैं 10 लाख से। अगर ये नहीं दिया होता पॉइंट तो आप ये मान के चलते 2 लाख से शेयर इशू हो रहे हैं और मेरे पास 2 लाख रुपए आ रहे होंगे। तो आप इसको फाइनेंसिंग में कंसीडर कर लेते कि 2 लाख रुपए से मेरा यस शेयर्स सर। बढ़ रहे हैं। तो 2 लाख रुपए भी आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो 2 लाख बोनस शेयर इशू हो रहे हैं। तो क्योंकि बोनस शेयर इशू हो रहे हैं इसलिए कोई पैसा नहीं आ रहा, तो इसलिए ये जो इंक्रीज हो रहा है ये नलीफाई हो गया वित्तीय एडजस्टमेंट जो नीचे दे रखी है। ओके सर। और बताओ। और कोई डाउट बेटा किसी को? नहीं? तो क्लोज करें फिर आज की क्लास। चलो कोई और डाउट होगा तो मुझे फिर व्हाट्सएप पे पूछ लेना आप लोग मैसेज करके, ठीक है? कल के परसों के टेस्ट की तैयारी करो। एंड जो भी डाउट होता है, अगर अगर आप और भी कोई चैप्टर कर रहे हो जैसे अरुणिमा आप साथ में